हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से हमारे चैनल पे साइंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है। साइंस में सर्वाधिक क्वेश्चन जो आते हैं आपके बायोलॉजी से आते हैं, इसलिए सबसे पहले हमने बायोलॉजी से अपनी सीरीज को स्टार्ट किया है और ये सीरीज आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपके एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो को जरूर देखना है और इसके नोट्स बनाना है, क्योंकि इस सीरीज में हम क्या करेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक के रखेंगे। बस आप जिस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में सॉल्व करते रहिए। इससे एक तो आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, फिर जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं उससे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं, ये भी आपको समझ में आएगा। तो आप इसके रेगुलर वे पे नोट्स बनाते रहेगा। आप चाहे एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीएसएल की कर रहे हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर डिफेंस सेक्टर के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजी होती क्या है, बायोलॉजी की स्टडी कैसे करने, बायोलॉजी में हम किन किन पार्टों को देखेंगे, क्या क्या स्टडी करेंगे इस सीरीज में। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना लीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बायोलॉजी होती क्या है। बायोलॉजी बायोलॉजी आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगस से। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए बायो का मतलब क्या होता है और लोगस का मतलब क्या होता है। तो बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग्स, जितने भी लिविंग्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बायो के अंदर आते हैं। और लोगस लोगस का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या करते हैं, जितने भी आपके लिविंग्स होते हैं उन सब की स्टडी करते हैं। ये आपको पॉइंट समझ में आया। समस्त जीवधारियों का अध्ययन किस में करते हैं, बायोलॉजी में। अब ये जो बायोलॉजी शब्द है, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था आपके लैमार्क, और कई बार ऑप्शन में क्या होता है, ट्रेवेनस भी दिया होता है। तो सबसे पहले लैमार्क ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। अब जब बायोलॉजी की स्टडी करेंगे तो बायोलॉजी की स्टडी किस प्रकार से करेंगे। तो जो फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं अरस्तु, अरस्तु को हम फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और हम जो बायोलॉजी की स्टडी करेंगे मुख्यतः तीन पार्ट में डिवाइड करके। पहला हमने जियोलॉजी, सेकेंडली आपकी बॉटनी, थर्ड आपका माइक्रोबायोलॉजी। इन तीन पार्ट में डिवाइड करके हम बायोलॉजी की स्टडी करेंगे। जियोलॉजी में किसकी स्टडी करेंगे, बॉटनी में, और माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी करेंगे। तो जूलॉजी को क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। तो जितना भी जीवों से रिलेटेड चीज़ें होंगी उन सब की स्टडी हम करेंगे किसमें, जूलॉजी में। वनस्पति विज्ञान, प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब की स्टडी हम करेंगे बॉटनी में। जैसे आपको पता है कि जैसे जो आपके अलग अलग संघ होते हैं, काइनोडर्मेटा, मोलस्का, सरीसृप होते हैं, कशेरुकी, अकशेरुकी प्राणी, इनसे रिलेटेड जितने भी लक्षण होते हैं। जैसे मनुष्य किसमें आता है, स्तनधारी। तो इस हिसाब से जितने वर्ग हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, इनके शरीर की संरचना क्या होती है, इन सब का अध्ययन करेंगे हम जूलॉजी में। बॉटनी से जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, पादप जगत से क्वेश्चन आते हैं, ब्रायोफाइटा से, टेरिडोफाइटा से, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, आवृत बीजी क्या होते हैं, अनावृत बीजी क्या होते हैं, फिर पुष्प के भाग क्या होते हैं, अंडाशय क्या होता है, बीजांड क्या होता है। ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम बॉटनी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। पादप से रिलेटेड कौन कौन से रोग होते हैं, कौन से पादप हार्मोन होता है, उस हार्मोन से क्या काम होता है, उस हार्मोन की अधिकता से क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम बॉटनी में स्टडी करेंगे। थर्ड आपको होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करेंगे, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, फंजाई क्या है, लाइकेन क्या है, इनकी कमी से क्या रोग हो जाते हैं, वायरस से कौन से रोग होते हैं, वायरस की से अध्ययन कैसे करते हैं, वायरस की खोज किसने की थी, वायरस की संरचना कैसी होती है, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इन सब के बारे में। इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनसे हमारे लिए लाभ क्या है, इंडस्ट्री में सूक्ष्म जीवों का क्या प्रयोग है, मेडिकल में क्या प्रयोग है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। ये तो हमने जाना कि हम अध्ययन कैसे करेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जूलॉजी, तो जूलॉजी के फादर किसको बोलते हैं, तो फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं अरस्तु को।
अभी मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं, अरस्तु को। बायोलॉजी के साथ साथ फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं आपके अरस्तु को। सेकंड है आपका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं, एंटनी वॉन लीवेनहॉक को। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटनी वॉन लीवेनहॉक। से थर्ड है आपका फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी आपके थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे तो आप सबके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आज जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है, बायोलॉजी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम अच्छी नहीं लगती, इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि हम बायोलॉजी को सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं। जैसे आप अगर बायोलॉजी में सबसे पहले पादप जगत पढ़ने लगेंगे या सरीसृप मोलस्का, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि होता क्या है, उसमें सारे फैक्ट्स होते हैं आपको लर्न करने के लिए। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले आपको मानव स्टार्ट कर रही हूँ कि हम मानव कैसे, हमारे आंतरिक संरचना कैसी है। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका बायोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट बनेगा, और जब आपको इंटरेस्ट आने लगता है किसी भी काम में तो आप उसको आसानी से करते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मानव कार्य में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र को। फिर हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। इसके अलावा जो उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है, जनन तंत्र क्या होता है, ये सब प्रोसेस कैसे होती है हमारे शरीर में, इन सब का स्टडी करेंगे। तो जो पहला हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम, तो हमारा कौन सा सिस्टम स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र का काम क्या होते हैं, पाचन तंत्र में भोजन का पाचन की प्रोसेस कैसे होती है, कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से ग्रंथियाँ लगती हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज जान लेते हैं पाचन होता क्या है, डाइजेशन होता क्या है। जैसे आप सब अक्सर सुनते रहते हैं ना, अरे उसका तो पाचन नहीं सही, उसको तो डाइजेशन से प्रॉब्लम है। तो होता क्या है पाचन, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे हम सामान्यतः खाना खाते हैं ना, तो खाने में क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, यही सब तो खाते हैं ना। अब ये दाल चावल रोटी सब्जी से हम क्या लेते हैं, किसी से हमने प्रोटीन ले लिया, जैसे दाल से क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, रोटी से कार्बोहाइड्रेट ले लिए, किसी चीज़ से हम फैट्स लेते हैं, यही सारे पोषक तत्वों को ही तो ग्रहण करते हैं। तो भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया आपकी क्या होती है, पाचन। या आप ऐसे कह सकते हैं, जो आपका ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। जैसे आपका ये फूड है, ठीक है, फूड की जितनी भी ये संरचना है, ये संरचना कैसी, ये आपकी जटिल संरचना है। अब जटिल संरचना का तात्पर्य क्या होता है, जैसे आप दाल ले रहे हो तो ठीक है, दाल से अब क्या होता है, लेना तो आपको सिर्फ प्रोटीन है, क्योंकि भोजन के पोषक तत्व क्या क्या होते हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, यही तो हमारे भोजन के पोषक तत्व होते हैं। हमारा शरीर इन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करना है। तो दाल में जो प्रोटीन है एक जटिल संरचना में है, तो पाचन के पश्चात क्या करते हैं, इस जटिल संरचना को सरल संरचना में तोड़ते हैं, और वही तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वही आपकी क्या होती है, पाचन कहलाती है। तो पाचन की अगर आपको परिभाषा एक लाइन में बतानी है तो आप ऐसे कह सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। क्लियर। अब जैसे हमने दाल से लिया प्रोटीन लेते हैं, रोटी चावल से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ऑयल वगैरह से बटर वगैरह से हम फैट्स लेते हैं, और अलग अलग चीज़ें फ्रूट्स जैसे विटामिन लेते हैं, फाइबर्स लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, अलग अलग चीज़ें आप लेते रहते हैं। तो यही प्रक्रिया आपकी क्या होती है, पाचन होती है। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि जो हमने बताया कि पाचन में सम्मिलित अंग कौन कौन से होते हैं। जो पाचन की प्रोसेस होती है सिंगल वे पे तो हो नहीं जाती। हमारी पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, मुख गुहा से। जैसे हम खाना खाते हैं उसका पाचन स्टार्ट होने लगता है। फिर मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो मुख गुहा में आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं ना तो दूसरे को भी पता चलेगा, उसके लिए आपको थैंकफुल होगा। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने भी पॉइंट हैं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। आप इनके नोट्स बनाइएगा, एक बार रिवीजन कीजिएगा, और इसी टॉपिक से जाके तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा। आज की इस वीडियो से देखिएगा, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएंगे। या फिर आप घटना चक्र ले लीजिए, बस उससे प्रैक्टिस करते रहिए, बस आप नोट्स बनाते रहिएगा और रेगुलर वे पे रिवीजन करिए, देखिएगा अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे।
अब पाचन में सम्मिलित अंग कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। फिर हम इसी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले क्या होता है, आपका मुख गुहा होता है, ठीक है। ग्रास नली, अमाशय, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, यकृत। जैसे मुख गुहा में हम सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इमेज लगा के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, जब एक एक चीज़ पढ़ाऊंगी। मुख गुहा से हमने क्या किया, भोजन ग्रहण किया। मुख गुहा में भोजन ग्रहण करने के पश्चात ये भोजन क्या होता है, ग्रास नली के द्वारा अमाशय में जाता है। इसके पश्चात भोजन आपका अमाशय में HCl का श्रावण होता है, वो भोजन में मिलता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। फिर भोजन आपकी छोटी आंत में, बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की एक सतह होती है म्यूकोसा, जो भोजन के अवशोषण में सहायक होती है। उसके पश्चात जो बचता है आपकी बड़ी आंत में जाता है। वही फिर अग्नाशय रस आते हैं। अग्नाशय रस में आपके अलग अलग एंजाइम होते हैं, वो सब भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब जैसे ग्रंथियों में दो मुख्य ग्रंथियाँ होती हैं जो आपके पाचन में सहायक होती है। पहली होती है लार ग्रंथि, दूसरी होती है लीवर। क्योंकि लीवर में जैसे क्या होता है, आपके बाइल जूस, पित्तरस, उसका निर्माण आपके कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। और पित्तरस क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसके अलावा लार ग्रंथि, लार ग्रंथियों से भी क्या होता है, दो प्रकार के एंजाइम का श्रावण होता है, टाइलेन एंजाइम व लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलेन एंजाइम क्या करता है, टाइलेन एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होता है। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मारता है। जिससे क्या होता है, कई बार हम खाना खा लेते हैं, हमारे हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, बाई चांस हमने हैंड वॉश नहीं किया और कुछ चीज़ ऐसे खा लिया, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमारे अंदर चला जाता है। तो हमारी लार में एक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम पहले प्रयास करता है कि उस बैक्टीरिया को यहीं पे मार दे। अगर बैक्टीरिया को मार देता है तो यहीं पे नष्ट हो जाता है, नहीं तो फिर हमारे शरीर के अंदर अलग अलग एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी फिर आप सोच रहे हो मैम, फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अगर हमारे शरीर के बैक्टीरिया को मारने का प्रयास किया जाता है, कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया इतने शक्तिशाली होते हैं कि एंजाइम्स उसको मार ही नहीं पाते, इसी कारण क्या होते हैं, बीमार होते हैं। जैसे पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होते हैं, हमारे शरीर में ऐसा कोई भी वाहक आ जाता है जिससे हम बीमार होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या आपका प्लाज्मोड जैसे प्रोटोजोआ, परजीवी, इन सब में कुछ भी हो जिसके कारण क्या होता है, बीमार होते हैं, वो आपका क्या होता है, पैथोजन होता है। इसीलिए आप जहाँ पे आपकी रिपोर्ट कलेक्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी लैब, पैथोलॉजी बोलते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे यही तो जानते हैं ना कि बीमारी आपको किस पैथोजन से हुई है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि जाके पैथोलॉजी से हमें रिपोर्ट करके दीजिए, तो वहाँ पे यही तो जानने का प्रयास किया जाता है ना कि आपको बीमारी हुई तो किस पैथोजन के कारण हुई, किस कारण हुई। ठीक, ये पॉइंट तो आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मुख गुहा के बारे में। सबसे पहले मुख गुहा में क्या होता है, बक्टल कैविटी, इसमें आपका भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। सबसे पहले अपने भोजन को ग्रहण करते हैं तो कहाँ, मुख से तो ग्रहण करते हैं। यहाँ पे दांत क्या करते हैं, भोजन को काटने और पीसने का काम करते हैं। इसके पश्चात हमारी जीभ क्या करती है, जीभ क्या करती है, उसमें लार मिला के भोजन को लुगदी-नुमा बनाती है। और इसके अलावा हमारी लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अब यहाँ से आपसे एक पॉइंट पूछ सकता है कि मुख गुहा में पाचन होता है तो किसका पाचन होता है, तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और कार्बोहाइड्रेट के भी पाचन कैसे होता है, आंशिक रूप से पाचन होता है, ऐसा नहीं कि पूरा पाचन हो जाता है, कुछ पाचन होता है। आप बोलेंगे मैम हम कैसे मानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंगल रोटी लीजिए, ठीक है। अब उस रोटी को थोड़ी देर खाते रहिए, थोड़ी देर चबाते रहिएगा धीरे धीरे, उसके पश्चात आप देखेंगे आपको रोटी क्या होती है, मीठी लगने लगती है। अब वो रोटी मीठी क्यों नहीं लगने लगती है, वो रोटी क्या होती है, जो आपका स्टार्च होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, वो आपके क्या होता है, माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। और माल्टोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है। जब माल्टोज एक प्रकार की शर्करा है तो जिससे क्या होता है, मैम मीठा लगने लगता है। क्यों, क्योंकि स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च का पाचन हो जाता है आपके माल्टोज में। क्लियर। अब इसके अलावा आपसे एक पॉइंट और यहाँ से पूछ सकते हैं कि जो पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभ आपके मुख गुहा से ही हो जाता है। जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं तभी हमारी पाचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। क्लियर, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप देख लेते हैं मुख गुहा के भाग कितने होते हैं। जैसे हमारे मुख रूप से 3 भाग होते हैं जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं।
पहला क्या होता है जीभ, दूसरा आपके दांत, तीसरा क्या होता है ओष्ठ। जीभ क्या क्या काम होता है, जीभ में जैसे लार होता है, लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है। इसके अलावा ये भोजन के पाचन में सहायक होती है। तो जीभ में फिर अलग अलग भाग हो जाते हैं जिसको हम कल की वीडियो में देखेंगे। जैसे जीभ के अलग अलग भाग होते हैं, मीठी का जो में फील होता है, टेस्ट किस भाग से पता चलेगा, खट्टा में कहाँ से पता चलता है, तीखा कहाँ से पता चलता है। और जो जीभ में हमारी छोटी छोटी विलाई होती, माइक्रो विलाई, ये माइक्रो विलाई का क्या काम होता है, भोजन आपस में चलता कैसे, मुंह के अंदर कैसे घूमता है, ये सारी चीज़ें हमारे जीभ के माध्यम से होती है जो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जैसे दांत होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा दांत हमारा काटने में सहायक होता है, कौन सा पीसने में, कृंतक का क्या काम होता है, चवर्णक, अग्र चवर्णक का क्या होता है। फिर दांत किससे मिलकर बने होते हैं, दांत कठोर क्यों होते हैं, दांत का बाह्यतम भाग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ओष्ठ का देखेंगे, ओष्ठ का काम क्या होता है। ओष्ठ ना होता, अगर हमारे लिप्स ना होते तो क्या होता, भोजन हो सकता गिर जाता। इसके अलावा और क्या क्या हमें सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने मुख गुहा के भाग के बारे में जाना। अब मुख गुहा के भाग के बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम इमेज लगा के एक एक पॉइंट आसानी से आपको समझाएंगे, इसलिए आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाते रहिए। और हाँ, अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके फ्रेंड, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।